क्या साहित्य आज भी जिंदा है? मन में ये सवाल पैदा हुआ कि भाई इस दर्पण में मैं कहाँ हूँ, या हमारा समाज कहाँ है, या ये हमारा विशाल झारखंड जो है, या ग्रेटर झारखंड कहे, बृहद झारखंड कहीं नहीं दिखता था। हर समुदाय की दो छवि होती है। तो दो छवि क्यों होती है कि एक जो आपका पड़ोसी समुदाय है वो आपको अपने नज़रिए से देखना आंकना चाहता है, और दूसरा जो वो समाज जो है वो खुद चाहता है कि मुझे इस नज़रिए से देखे। साहित्य एलिट क्लास के लोगों की चीज़ है या आम जनता के लिए भी उपयोगी है? किताबें पढ़ना एक अयासी की चीज़ मानी जाती है। आदिवासी समुदाय में लिखने की कोई प्रथा नहीं थी, तो आदिवासी युवाओं में पढ़ने की रुचि कैसे पैदा होती है? बहुत बढ़िया सवाल है। क्या वो सभ्यता और संस्कृति पे फोकस्ड कोई ग्रंथ या किताब या साहित्य लिख? मैं मानता हूँ कि आदिवासी धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक है। दलित, आदिवासी और ट्राइबल साहित्य ने भारतीय सोच और विचार को कैसे झकझोरा? कलम उठाने का साहस नहीं होता तो मेरे हाथ में हो सकता था कि बंदूक होता, बिल्कुल है ना। मैं भी उस तकलीफ करे जा रही थी, मेरे को इतना अपमानित करता है, मेरे को मनुष्य नहीं समझता है, एक आदिवासी कैसे अधिकारी बनेगा। इस तरह के जो भी सवाल चूंकि मैं झेला हूँ, है ना। एक साहित्यकार की सामाजिक जिम्मेवारी क्या है? हमने कहा कि भाई पेड़ मत काटो, अभी ऑक्सीजन किसे नहीं मिल रहा, अभी क्या ऑक्सीजन सिर्फ आदिवासी की चाहिए क्या? बिल्कुल। नमस्कार, जोहार, आप सारे लोगों का स्वागत है आज के इस नए पॉडकास्ट में, जब हमारे बीच साहित्य के एक प्रखर साहित्यकार और आदिवासी समाज के एक विद्वान आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आए हुए हैं। क्या साहित्य समाज का दर्पण है? क्या साहित्य समाज का दर्शन है? और जीवन के किस पहलू पे ये लगता है कि साहित्य ही एक रास्ता है, या तो दिल टूटा हो या दिल बुझा हो, या हम दिल टूटे हों या हम दिल जले हों, किसी भी मोड़ पे कब हमें ये एहसास होता है कि हमें साहित्य पढ़ना चाहिए, साहित्य सुनना चाहिए। हम आज जानेंगे उनसे कि साहब एक्सीडेंटली साहित्यकार कैसे हो गए और साहित्य आम आदमी के जीवन को कैसे जोड़ता है, और आदिवासियों की एक प्रखर ध्वनि आवाज़ कैसे साहित्य बन सकता है या बन रहा है। आज जब हम एआई के इस दौर में जी रहे हैं, तो किताब पढ़ना ही क्या साहित्य है, और क्या कविता कवि के माध्यम से सुनना साहित्य नहीं है, या है तो कैसे है? आइए स्वागत करते हैं हम आज के मेहमान का, श्री महादेव टोपो जी का, अपने पॉडकास्ट के स्टूडियो में। सर जोहार, स्वागत है आपका। सवाल तो पहले यही है और यहीं से जानना चाहूँगा कि क्या साहित्य आज भी जिंदा है? सर अच्छा है कि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे दूं, और जितने भी हमारे पॉडकास्ट के जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सभी को आभार, नमस्कार। और आपने कहा कि विद्वान कहा और साहित्यकार कहा, तो पहले बता दो कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, है ना, और साहित्यकार भी अपने आप को नहीं मानता हूँ। मैं एक अपने आप को एक जिज्ञासु आदमी मानता हूँ और एक लेखक मानता हूँ। चूँकि मैं लिखता हूँ इसलिए लेखक मानता हूँ, और एक जिज्ञासु। तो क्या है कि जीवन जीते हुए आपके आसपास में जो तरह तरह के मुद्दे, समस्याएं हैं, या बातचीत होती है कि लोगों से, तो वहाँ लोगों से मिलना जुलना या बातचीत होती रहती थी। तो इन सारी चीज़ों ने, या कुछ पढ़ता रहता था, तो वहाँ पर मैं देखता था कि वहाँ या झारखंड हमारा गायब है, या कहिए कि आदिवासी जीवन गायब है। जबकि ये हमेशा प्रचारित किया जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो मेरे समाज में, मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ कि भाई इस दर्पण में मैं कहाँ हूँ, या हमारा समाज कहाँ है, या ये हमारा विशाल झारखंड जो है, या ग्रेटर झारखंड कहे, बृहद झारखंड कहीं नहीं दिखता था। या मैं 80 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो हालांकि उसमें कुछ आता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और जो भी उस समय झारखंड आंदोलन चल रहे थे, तो उस समय
लोगों को बताया जाता था कि ये भाई अलगाववादी आंदोलन है, ये पृथकतावादी आंदोलन है, ये बहुत सारी कुछ बातें, नकारात्मक बातें कही जाती थी। तो मुझे लगता था कि ऐसा क्यों, हम भी तो यहीं की बातें हैं। तो मुझे बाद में धीरे धीरे जब मैं पढ़ने लगा, समझने लगा, तो मुझे लगा कि ये जो बढ़े हुए समाज और जो पिछड़े हुआ समाज कहते हैं या कमज़ोर समाज कहते हैं, उन सब के बीच में कहीं पर संवादहीनता की स्थिति है। जो बढ़ा हुआ समाज है, जो उपेक्षित समाज या वंचित समुदाय है, उपेक्षित समुदाय है या आदिवासी समुदाय है, उसकी बातों को नहीं समझ रहा था, उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहा था। क्योंकि जैसे हमारे एस.सी. दुबे जी बोलते हैं कि हर समुदाय की दो छवि होती है। तो दो छवि क्यों होती है कि एक जो आपका पड़ोसी समुदाय है वो आपको अपने नज़रिए से देखना आंकना चाहता है, और दूसरा जो वो समाज जो है वो खुद चाहता है कि मुझे इस नज़रिए से देखे। तो हर समाज का वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि भाई वो जो कहलाना चाहता है और दूसरे बोलते हैं कि नहीं आप ऐसे हो, और वो चाहता है कि भाई नहीं हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे हैं। तो इसी मुद्दे ने या इसी तरह की समस्या ने मुझे प्रेरित किया कि मैं लिखूं, क्योंकि हमारी बातें, हमारे समुदाय की बातें, या कहिए कि इस क्षेत्र की बातें, उस समय 80 की बातें कह रहा हूँ, कि कोई लिखने वाला इस समय से नहीं। तो मैंने लिखने का छोटा सा प्रयास किया। वो इसीलिए मैं बोला कि जिज्ञासु मैं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ। मैं बैंक में काम करता था, तो कस्टमर से लेके हर तरह के इलाके में, देश के आधे भाग में मुझे घूमने का, रहने का, काम करने का मौका मिला। तो उन सारे, और मैं हिंदी, उड़िया, असमिया और दूसरे भी कई सारे दक्षिण भारत के साहित्यकारों या लोगों से भी मिला। तो उससे ये स्पष्ट हुआ कि जो साहित्य जो है वो समाज में जो संवादहीनता की स्थिति है, जो एक नासमझी की जो दीवार खड़ी है, उसको ये कहीं पर तोड़ सकता है। मुझे ऐसा एहसास हुआ। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों एहसास हुआ, है ना, मैं सवाल, तो ऐसा इसलिए लगा कि जब मैं 80 के आसपास, बंगाल की बहुत बड़ी लेखिका हैं महाश्वेता देवी, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था अरण्य अधिकार बंगला में, जिसका कि वो हिंदी अनुवाद जंगल के दावेदार से नाम से प्रकाशित हुआ था, और ये 79 में उसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला तो वो अचानक से वो जो उपन्यास है उसका हिंदी अनुवाद हुआ, और पूरे हिंदी इलाके में, राजस्थान से लेकर गुजरात, इधर पूरे इलाके में वो फैलता चला गया। और एक जननायक है ना, जो बिरसा मुंडा की अभी 150वीं शताब्दी मनाई जा रही है, और अभी इत्तेफाक है कि महाश्वेता देवी के हम लोग 100वीं जन्म शती मना रहे हैं, तो ये अजीब इत्तेफाक है। तो उससे क्या हुआ कि आदिवासियों के प्रति जानने की उत्सुकता पूरे हिंदुस्तान में फैली, और बिरसा मुंडा एक जननायक के रूप में। और एक घटना उस समय हुई कि मराठी के एक लेखक हुए लक्ष्मण गायकवाड़, वो ऐसी समुदाय से थे, उसे कहता था कि क्रिमिनल ट्राइब। तो क्रिमिनल ट्राइब वाले समुदाय से आते थे, पारधी समुदाय से, और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर एक उपन्यास लिखा उच्चल्या मराठी में, और वो हिंदी में उचक्के नाम से आया। और उसे भी मतलब ये लगातार हुआ कि महाश्वेता देवी और उसमें लक्ष्मण गायकवाड़ दोनों को उपन्यास मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने, इन दोनों उपन्यासों ने हमारे भारतीय समाज में बहुत गहरा असर डाला, कि आदिवासी समाज के बारे में उनका आया, और इधर ये लक्ष्मण गायकवाड़ के जो क्रिमिनल ट्राइब वाले का अनुभव का आया। तो इससे उनका भी बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद हुआ, और लोगों में उत्सुकता हुई, कह रहे ऐसा भी जीवन होता है, ऐसा भी लोग होते हैं, ऐसी तरह की बातें आई। और धीरे धीरे उसमें जो धर्मयुग, दिनमान जैसे पत्रिकाएं थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, रविवार वगैरह, तो सारे लोगों ने इन मुद्दे पर छापना शुरू किया। और जैसे रविवार है कि उस समय, और रविवार और दिनमान इस इलाके के बारे में बहुत सारी रिपोर्टिंग वगैरह छापी। तो और उसमें कई सारे, उसके बाद कुछ लेखक भी हुए, जैसे कि मैं याद करता हूँ संजीव,
हिंदी के बहुत बड़े कथाकार हैं। तो उनका एक कहानी उनकी छपी धर्मयुग में, आप यहाँ हैं। तो आप यहाँ हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि आप यहाँ हैं। तो मैंने देखा कि वो आप यहाँ हैं जो कहानी वहाँ HHE के आज जो वहाँ है, वहाँ पर एक आदिवासी काम करती है, दाई का काम करते औरत, उसके जीवन से प्रेरित कहानी उन्होंने लिखा है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, करे संजीव वहाँ का आदमी यहाँ आकर कहानी लिख रहा है ना। और उसमें और कुछ कहानियाँ मुझे देखी, और आप देखेंगे कि उस समय 86 से 90 के आसपास जो है हिंदी में और भी आदिवासियों पर कहानी लिखी जा रही थी। एक अरुण प्रकाश जी की कहानी आई, बेलायक्का लौट रही है। तो बेलायक्का लौट रही है, उसको वर्तमान साहित्य के अंक में उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। तो वहाँ भी मैंने देखा कि आदिवासी उसने जिस तरह से बेलायक्का का, और वो यहाँ से एक टीचर काम करती है जो उत्तर बिहार जाती है और वहाँ किस तरह की समस्या झेलती है, उस चीज़ को लिखा था। तो ऐसा लगता है कि इन साहित्यकारों ने आदिवासी समाज या उपेक्षित जीवन जिसको मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों के बारे में जो कहना शुरू किया, तो उसका प्रभाव जो हमारे प्रबुद्ध लोगों पर पड़ा, लोगों जो पाठक हैं, जो संवेदनशील पाठक हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आदिवासियों के प्रति एक संवेदना जगती चली गई। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि साहित्य जो है जरूर कहीं न कहीं कुछ काम करता है। और आज हम आदिवासी साहित्य की बात करते हैं तो उसके बीज, मतलब मैं 80 के दशक 80-90 के दशक में ये जो घटनाएं इस तरह की हो रही थी उसमें देखता हूँ। हालांकि हम उसके पीछे भी जा सकते हैं, जयपाल सिंह मुंडा के जो पत्रिका आदिवासी निकालते थे, या राधा कृष्ण जी जब 47 के आसपास यहाँ आदिवासी पत्रिका जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के लिए निकाला था, वहाँ भी उसके बीज देख सकते हैं। या फिर उन्हीं का जो होड़ संवाद दुमका से 47 में निकाला था, तो वहाँ भी उसके जड़ें हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो पाठक आदिवासी को क्या बोलेंगे एकदम से निम्नतर, या वो जैसे कि झारखंड आंदोलन के समय में झारखंड को आदिवासियों का आंदोलन कहा जाता था, और बताया गया कि भाई ये तो विदेशी से प्रभावित हैं या अलगाववादी आंदोलन है। लेकिन मूलतः वो था कि दो संस्कृतियों की नासमझी का एक समझिए कि संघर्ष था। संघर्ष था या टकराव था? टकराव मैं बोलूँगा, संघर्ष टकराव तो जो भी सुविधा से कह सकते हैं। नहीं, सुविधा से नहीं, मुझे टकराव ही कहिए, है ना। हाँ, तो उसमें क्या था कि जैसे कि जो ऐसा कहूँगा कि जो इलाका जो मैदानी इलाका था, या जो बिहार का जो उत्तरी इलाका कहूँगा, वो वहाँ की मानसिकता, वहाँ के लोगों के जो भौगोलिक स्थिति, तो वहाँ का जीवन दृष्टि, और हम जो इधर जो झारखंड में रहते हैं, आप भी रहते हैं झारखंड के इलाके में, आप तो आप देखेंगे ये कि ये जो इलाका पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी जंगल, तो जंगल हमेशा जो सभ्य लोगों को एक अजीब सा चीज़, उत्सुकता का और पिछड़ेपन का निशानी मानते हैं अधिकांश लोग। तो वही दृष्टिकोण से लोग अभी तक ग्रसित हैं, इसीलिए जंगल की अच्छाइयों को देख नहीं पाए हैं। अभी देखिए, आपको यहाँ सारे खनिज मिल रहे हैं, जीवन जीने के लिए जितने भी पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, नदी नाले की शुरुआत सब तो आप इन जंगल पहाड़ों से होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का जो शुरुआत है वो तो हमारे जंगल पहाड़ के इलाकों से होती है, और उसको इस तरह से पिछड़ा देखना मुझे बहुत व्यथित करता था। तो इसी सब पीड़ा ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। और मैं पाया कि ये जो लिखना जो है, अगर हम लिखेंगे तो चूँकि लिखना जो है वो आपका उपन्यास, कहानी, लेख या जो चीज़ में है वो वर्षों या कई तक, चूँकि मैं अपने पुराने लेखकों से प्रेरित हो रहा था, तो मुझे भी लगता था कि हमने भी लिखा तो भविष्य में शायद अगर अच्छा लिखा, कुछ लिखा, तो वो
भविष्य में समाज के लिए कुछ अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं, या अच्छी चीज़ नहीं भी दिखा सकते, कम से कम उसके अनुभव और उसके अवलोकन में, जीवन को अवलोकन के लिए जो उनकी दृष्टि है उसको कहीं पर प्रभावित जरूर करता है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए लेखन की ओर मैं आकृष्ट हुआ और थोड़ा बहुत जो भी छोटा मोटा जो भी मुझे समझ में आया, जो भी तकलीफ हुई, वो लिखने की नहीं, तकलीफ पे हम लोग आएंगे। उससे पहले बैंक, कस्टमर और भिन्न भिन्न राज्यों का सफर जी से जीवन के कौन से दर्शन आपको प्राप्त हुए, पहले ये जानता हूँ मैं। हम अब चाहेंगे कि आप ऑडियंस को बताएं कि जो ये सफर था बैंक का आपका, जी ठीक है, ये बैंक का सफर आपको किस जीवन के किस दर्शन को दिखाया? जी, ऐसा कहेंगे, अगर जैसे बैंक की भाषा में कहें तो हम सब, ग्राहक हमारे लिए देवता है। तो ग्राहक को खुश रखना, और फिर क्या होता है कि बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको नए कस्टमर की तलाश करनी पड़ती है ना। तो आप कैसे नए कस्टमर तलाश करेंगे? तो आपको, क्योंकि एक ही तरह के प्रोडक्ट हमारे पास सभी बैंक में है, वही फिक्स डिपॉजिट, वही रेकरिंग, वही लोन, वही एसेट अकाउंट। तो उसमें क्या है कि आपका जो अप्रोच है, जो एक बैंकर का जो व्यक्तित्व है, एक विनम्र व्यक्तित्व है, और सभी को ग्राह्य बनाने का, एक्सेप्ट करने की जो उसकी एबिलिटी है, चाहे उसके पास, अगर एक, मैं डाल्टनगंज में था तो वहाँ हमारे कस्टमर आते थे, बहुत एकदम गांव देहात से आते थे, बहुत देहाती किस्म के, लेकिन वो उनके पास लाखों पैसे होते थे। तो हमारा गार्ड कभी कभी उनको भगा देता था, तो बोला कि नहीं, मना भगाओ नहीं, आने दो है। तो मैंने देखा कि सचमुच वो लोग कभी कभी, उस समय के ज़माने में, मैं 77-80 के बात बोल रहा हूँ, उसमें वो 50,000 1 लाख पैसा वो झोले में लेके आते थे, और जमा करने के लाते तो घुस नहीं दे देता था। तो फिर बाद में, ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरे व्यवहार से, मैं कहूँगा कि हमारी बैंक की टीम के व्यवहार से वहाँ लोगों को अच्छा लगता था, और हमारा कुछ शायद इसी कारण कुछ, और मेरे स्टूडेंट, वहाँ हमारा जिला स्कूल था सामने में, तो जिला स्कूल के बच्चे भी आते थे, तो मैं बच्चों का भी स्वागत। आपका बैंकिंग करियर कितना लंबा था? सर, मैंने 37 साल बैंक में काम किया। ये आपको साहित्य में कहाँ जोड़ रहा है? इसका अनुभव साहित्य से कैसे जुड़ता है? हाँ, ऐसा है कि मुझे बचपन से ही लिखने पढ़ने का शौक था। क्या बात है, बचपन से लिखने पढ़ने का शौक? बचपन से। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं 6वीं 7वीं क्लास में, जब मैं, हमारे हिंदपीढ़ी स्कूल है, आर्ट्स मिडिल स्कूल हिंदपीढ़ी, तो वहाँ लाइब्रेरी में कुछ किताबें थी जो किशोर वय के लिए होती थी, जैसे गुलिवर की यात्राएं, सिंधबाद की यात्राएं, जातक कथाएं, इस तरह की जो किताबें होती थी। और उस समय जो अंग्रेजी की जो क्या कहेंगे, किशोर साहित्य था, है ना, जो R.L. स्टीवेंसन, जूल वर्ड्स, 80 दिन में दुनिया की सैर, खजाने की खोज, इस तरह की किताबें वो बहुत सारी थी। तो मैं वो 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ चुका था वो सब। उसके बाद 8वीं क्लास तक मैं इब्ने सफ़ी और गुलशन नंदा से लेके, क्या कहूँगा, उसके बाद उसको तुरंत पढ़ने के बाद में फिर मैं शरत, बिमल और इन लोगों को पढ़ने लगा। फिर तो आप घूमते कब थे जब किताब ही दिन भर पढ़ते थे? तो मैं घूमता बहुत कम था, मतलब, लेकिन जब छुट्टियों में होता था तो गांव, या मेरे पिताजी, जहाँ मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, और जो मेरा गांव है यहाँ, मैं रातू का रहने वाला हूँ, लहंडा गांव मेरा गांव, पैस्तैने गांव है। लेकिन दादाजी ने हुलसी, जो बेड़ा प्रखंड में है, वहाँ लिया था, तो वो चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था। तो वहाँ मुझे बहुत आनंद आता था जंगल घूमने में, इधर उधर जंगल, दोस्तों के साथ मस्ती छोड़ के आप किताब, तो जंगल में गर्मी में छुट्टी हुई या कुछ भी हुआ, या बचपन वहाँ गुजरा, तो जंगल। तो इसीलिए मेरे किताब का कविता संग्रह का शीर्षक ही है जंगल पहाड़ के पाठ, क्योंकि मेरे, क्या बोलेंगे, सिर से लेके पाँव तक जंगल मेरे रोम रोम में बस गया। ऐसा हुआ है। तो ऐसा हुआ। तो और वही बैंक, तो फिर बैंक ने भी मुझे अवसर दिया। मैं डाल्टनगंज रहा, तो बेतला के इधर, फिर गया में रहा, फिर उड़ीसा रहा, बंगाल रहा, फिर नॉर्थ ईस्ट भी गया। तो इन सारे जगहों में मुझे जहाँ भी जंगल मिले, चाहे वो सुरगुजा के जंगल हो, उधर मेन पार्ट हो, चाहे इधर हमारे
जो झारखंड के कुल्हान के सब हों, इधर सभी जगह मैं जहाँ भी हुआ, काजीरंगा के जंगल तक उधर जहाँ भी हुआ मौका मिला घूमने की कोशिश की, जंगल को समझने की कोशिश की, तो लगा कि नहीं, ये जंगल तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा स्रोत है और ये सारा ज्ञान तो यहीं से आ रहा है। पिताजी वगैरह मुझे बताते थे। फिर जब हमें बचपन में, मैं हालांकि कई बार ये बातें बता चुका हूँ, लेकिन शायद हमारे आपके पॉडकास्ट के लिए, चूँकि यह अनुभव ऐसा है कि बताना पड़ता है, नहीं तो कई बार लोग जंगल को नहीं समझते हैं, हमारे आदिवासी भावनाओं को या कहिए कि झारखंड की भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो वो क्या कि बचपन में जब मैं जंगल गया पहली बार, घने जंगलों में, तो लकड़ी काटने, तो मेरे काका जी ने कुल्हाड़ी उठाया, तो मेरे काका जी ने कहा कि ओ लग्गा, मतलब बोले कि पेड़ को प्रणाम करो उसके बाद काटो। तो 10-11 साल के थे, ठीक है, हमने काटा। तो लेकिन बहुत बाद, वो 30-40 साल बाद जब हम लोग सोचने लगे, जब फुर्सत में रिटायरमेंट के बाद सोचने लगे, उसकी व्याख्या करने लगे, तब हमको समझ में आया कि वो क्यों कहते थे। जब हम लोग समझने लगे कि हम क्यों करते हैं, तो ये जो आदिवासी जीवन है वो सहजीविता का जीवन है, जो प्रकृति है, नदी, पहाड़, झील, झर्रे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सारे जो हैं वो हमारे सहजीवी हैं। हम उसका उपभोग नहीं करते, जबकि सभ्य समाज क्या है, या कहिए पश्चिमी जो दृष्टिकोण है, वो उसको उपभोग करने, वो मनुष्य को सब शक्तिशाली मानता है, उसको उपभोग करना चाहता है। तो पश्चिमी सभ्यता, हाँ, पश्चिमी सभ्यता, और हमारे यहाँ उससे प्रभावित लोग हो गए हैं। हम भी अपने जीवन मूल्यों को तो भूल गए हैं ना अभी, तो हम भी उसी पश्चिमी दृष्टिकोण से ग्रसित हम भी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें शिक्षा मिली, पश्चिमी जो शिक्षा मिल रही है, उससे हम मुक्त नहीं हुए हैं। जो शिक्षा प्रणाली है या शिक्षा दृष्टिकोण है या शिक्षा सिद्धांत है, मैं ये कहूँगा कि वो पश्चिम प्रेरित है और पश्चिमी दृष्टिकोण या पश्चिमी जीवन दर्शन से प्रेरित है। तो जितने भी हमारे स्कॉलर हो रहे हैं, वो सारे लोग एक तरह से बोलिए औपनिवेशिक जो दृष्टिकोण है उससे ग्रसित हैं। और इसीलिए जो हम जैसे आदिवासी लोग हैं, जिसको वहाँ का एंथ्रोपोलॉजिस्टों ने कहा कि ये मनुष्य और वनमानुष के बीच का जीव है, नेग्रो लोगों के कहा, तो वही दृष्टिकोण हमारे बारे में भी लोगों ने कहा यहाँ पर, और वही दृष्टिकोण आदिवासियों के प्रति यहाँ बना रहा। ये कितनी दुखद स्थिति है कि एक वृत्ति आयातित नजरिए से हमने भारत को भारत की तरह नहीं देखा। अपने पड़ोसियों को, सबसे मेरे दुख की बात क्या लगता है कि मैं आपका पड़ोसी हैं और आप एक पड़ोसी होने के बाद मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो इससे दुखद स्थिति क्या हो सकती है? नहीं, ये तो समाज वर्गीकरण के समय से शायद कुछ हुआ होगा, मैं उस पर नहीं आऊँगा, लेकिन उससे पहले जरूर एक मुद्दा लेना चाहूँगा, क्योंकि आपने पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति और फिर उससे उत्पन्न जो समस्याएं हैं और व्यवधान है या हुई है, उस पर आपने छेड़ा है, और आप एक साहित्यकार भी हैं। तो सवाल मेरा है, जो अभी हमने कुछ एक पॉडकास्ट देखा जिस पे कमेंट देखा, कुछ आदिवासी समुदाय से प्रबुद्ध व्यक्तियों का या जो भी लोग रहे होंगे, सवाल उसी से संदर्भित है। हमने रामायण देखा है, रामायण पढ़ा भी है। प्रभु श्री राम जब वनवास जाते हैं, जंगल में होते हैं, तो जंगल में रहने वाले लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और सुबेरी का बेर आज भी याद है और लोग बोलते भी हैं। अगर आदिवासी समुदाय जंगल में रहने वाला ही समुदाय है, तो ये फिर श्री राम को अपना आदर्श उस जमाने में कैसे माने? अब पता नहीं, ये नहीं, आप साहित्यकार, आप देखिए खोजी साहित्यकार हैं, और लेकिन नहीं ठीक है। हाँ। मैं इसमें इसके बाद एक दूसरी भी बात है जिसके बारे में आप नहीं कह रहे हैं, कि जैसे वो जो बाली का वध हुआ, तो वो क्यों वध किया गया? भाई वो भी आदिवासी था। ठीक है, एकदम सत्य। तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की स्थिति है ना, कि कुछ लोग
हमारी चीज़ों को नहीं समझ रहे थे और हमारे दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे थे। ऐसी कुछ बातें लगता है कि उस समय से चली आ रही होंगी या उसके पहले से रही होगी, जो कि अलग अलग समय में उसको अलग अलग तरह से अलग अलग साहित्यकारों ने उसको व्याख्यायित किया, है ना? हाँ। तो लेकिन अंगद भी तो उन्हीं के परिवार से थे। अंगद भी है, तो अब हनुमान जी, हाँ, तो आप एक से नहीं जा सकते। मैं समुदाय की बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है, बस वही व्याख्यान चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर जो हमारा समुदाय रहा हो, जैसे कि मेरे बुजुर्ग कहा करते थे कि वो कहते थे कि देखो ये तुम्हारा हनुमान बालेश्वर भाले उले है ना, वे और कोई नहीं, हमारे आदिवासी लोग थे, ऐसा कहते थे, है ना? तो ठीक है, वो रहे होंगे, क्योंकि जैसे तिग्गा, हमारे यहाँ तिग्गा है, हनुमान है, गोत्र इधर पाए जाते हैं, तो वो आदिवासी रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल एक ये भी प्रश्न पैदा होता है कि वो एक बंदर भालू के रूप में क्यों कहे गए, है ना? जिसने भी लिखा तो उसने मनुष्य की तरह उसे क्यों नहीं दिखाया? मेरे मन में ये भी एक सवाल पैदा होता है। इसीलिए कहीं पर मुझे वहाँ भी तकलीफ होती है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, जय श्री राम का नारा लगाया होगा, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, है ना? मैं एज ए साहित्यकार आपसे नहीं। तो इसीलिए एज ए साहित्यकार ही मेरे पास वो प्रश्न भी उभरता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा लिखने वाले ने उन्हें मनुष्य के रूप में क्यों नहीं दिखाया, है ना? तो वहाँ पर मुझे तब तकलीफ होती है कि ये, और जबकि उसके प्रश्न आप लोग बताते हैं कि भाई यहाँ हमारा जो है हनुमान जी का जन्मस्थल है, बताते हैं ना, तो गुमला के पास। तो अब है तो, और मैं जब जो रामकथा उत्पत्ति में विकास में कामिल बोल के ने जो अपना शोध प्रबंध लिखा है, उसमें भी उसने स्पष्ट लिखा है कि ये जो हनुमान गोत्र के लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं, तिग्गा जो है वो बंदर कहे जाते हैं। क्यों? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और थोड़ा ऐड कर देता हूँ। आपका नाम महादेव टोप्पो जी, आपके पिताजी आज़ादी से पहले जन्म होगा। हाँ बिल्कुल। तब इन चीज़ों पे उतनी जोरदार चर्चाएं नहीं शुरू हुई होगी, नहीं सुनी, तब उन्होंने आपका नाम महादेव रखा। कहीं से तो प्रेरित थे वो। हाँ, कहीं पर प्रेरित, देखिए कहीं तो महादेव का नाम था। हाँ, उसमें ऐसा मानता हूँ कि देखिए, जब मेरा जन्म हुआ तो 50 के आसपास, तो उसमें क्या हो रहा था कि 1950 का, हाँ 1954 में मेरा जन्म हुआ। तो 50 के आसपास क्या है ना कि जो हमारा समाज है दो लोगों से प्रभावित हो रहा था, कि एक है ईसाई मिशनरियों से, और दूसरी जो हमारे हिंदू महासभा या जो कुछ भी हैं उस समय कार्यक्रम चला रहे थे। तो जैसे कि हमारे जैसे आदिम जाति सेवा मंडल ठक्कर बापा के नेतृत्व में इधर भरनों में स्कूल खुला था, तो ऐसा कुछ आंदोलन चला रहा था। तो संभवतः हो सकता है कि उनका भी पिताजी पर भी असर पड़ा होगा। और जैसे कि हम लोग जैसे कि क्या करेंगे, गोंड समुदाय लोग बड़ा देव कहते हैं, महादेव को बड़ा देव। अभी जैसे आप देखेंगे कि महादेव जो हैं, जो शिव जी हैं, तो वो शिव जी क्या है, उसमें कोई आर्य गुण नहीं दिखता है, वो सारा मतलब अनार्य गुण, मतलब आदिवासी गुण दिखता है। वो सारे जंगल पहाड़ में रह रहे हैं, जानवरों के साथ रह रहे हैं, भूत प्रेतों के साथ रह रहे हैं, वो जड़ी बूटी खा रहे हैं, है ना? तो वो जो एक क्या कहेंगे, जो ग्रामीण एक आदिवासी जीवन शैली में जीते हुए दिखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे हमारे आर्य लोगों ने अपना लिया होगा। जैसे अभी मैं और एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपका जो 15 नवंबर जो है हमारा गौरव दिवस, जातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, और जिस तरह से हमारे बिरसा मुंडा जी को एकदम से एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है, तो ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन जब आप उसको एकदम देवता भगवान की तरह प्रतिष्ठित कर रहे हैं, तो वो जरा सा मुझे हिचकिचाहट होती है। मैं ये कहता हूँ कि वो हमारे मनुष्य जैसे उसको मनुष्य रूप में रहने दीजिए, एकदम उसको भगवान का दर्जा
मत दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे जरा, तो शायद उस समय भी ऐसा रहा होगा। तो जो हमारे साथ जो पड़ोसी समाज रहा, उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो उन लोगों ने आत्मसात किया या उनके चीज़ों को अपने यहाँ ले गया और उसको इतना प्रतिष्ठित किया कि वो उनका देवता हो गया। हालांकि इनका रहा होगा, लेकिन वो उनका चला गया। आज जैसे कि अभी भविष्य में ऐसा लग रहा है कि बिरसा मुंडा हो सकता है कि हमसे ज़्यादा जो हमारे जो पड़ोसी लोग हैं उन लोग उसको ज़्यादा अभी जो देख रहा हूँ जो हालत है, उससे मुझे ऐसा दिखता है। तो एक तरह से अच्छा है क्योंकि प्रतिष्ठा मिले, लेकिन एकदम से मतलब उसको हम लोग क्या कहेंगे, एकदम भगवान के रूप में ज़रा सा बना देना मुझे उचित नहीं लगता। उसको मनुष्य रूप में हम लोग मनुष्य की तरह मनुष्योचित दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करें और उन्हें देखें तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग उनसे बाहर निकलते हैं धर्म समुदाय से और साहित्य की ओर बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम के दौर में, क्या इंस्टाग्राम रील वाला दौर, एकदम फटाक से रील देखिए, दिल भी रोएगा आंसू से और आंख से भी आंसू निकलेगा। इंस्टाग्राम और रील के इस दौर में प्रेमचंद क्यों जरूरी है? क्या प्रेमचंद क्यों जरूरी है? देखिए, ना केवल प्रेमचंद बल्कि कोई भी कालजयी रचनाकार, चाहे शेक्सपियर हो, चाहे और भी मिल्टन या कोई भी बड़ा साहित्यकार है ना, चाहे हमारे रविंद्रनाथ हों, चाहे और भी बड़े साहित्यकार जो चाहे दक्षिण के लोग हों, तो उनकी ज़रूरत इसलिए होती है कि वो मनुष्यता के विशाल जीवन को अपनी रचनाओं में इस तरह व्यक्त करते हैं कि मानवीय संवेदना और जो समाज में जो अमीर गरीब या ऊंच नीच या शोषण अत्याचार जो कुछ भी हो रहे हैं उसके भेदभाव को समझने के लिए एक दृष्टि देते हैं। तो ऐसे जितने भी बड़े रचनाकार होते हैं एक मानवीय संवेदना को बढ़ाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो साहित्यकार की यहीं पर उपयोगिता है या साहित्य की उपयोगिता यहीं पर है कि वो जो समाज है, दो समाज या गला बढ़ाए या जो कुछ भी शोषित और शोषक ऐसे में हम लोग जो बांटते हैं, तो उसकी दूरी को काटने और उसको समझने के लिए दृष्टि देते हैं। लेकिन एक रील वायरल होता है, ले बेटा क्रिस वाला, ठीक है, तो रील भी तो वही दर्शन दे रहा है जीवन का, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अब इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। क्योंकि कई बार होते हैं ना कि जैसे पॉपुलर की चीज़ें होती हैं ना, कुछ चीज़ है पॉपुलर होती हैं, कुछ चीज़ें आपको हिट करती हैं और बहुत खास मानसिकता या खास परिस्थिति में वो आपको बहुत आकर्षित करती है। नहीं, डॉली चाय वाला मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, डॉली चाय और रेनू दीदी जो गाई कलकत्ता में, ठीक है ना, तो रील भी तो समाज का वो दर्शन दिलवा रहा है, लेकिन वो जिस तरह से एक पुस्तक के फॉर्मेट में जो आपको एक कल्पना में जोड़ते हुए जो आपको एक अनुभव देता है, वो ये रील वो अनुभव नहीं देता है। लेकिन जैन जी समझता है कि रील देख के भी आंख से आंसू निकल जाता है, जो आपको किताब पढ़ के होता था। हाँ, होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप किताब पढ़ते हैं तो किताब का जो महत्व है और वो रील उसकी क्या बोलता है स्थानापन नहीं ले सकता है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो किताब की जो महत्व है ना वो सदा थी और सदा रहेगी। इसलिए प्रेमचंद या उसके जैसे जितने शेक्सपियर और जितने रविंद्रनाथ टैगोर और जितने भी हमारे महान रचनाकार भारतीय चाहे गैर भारतीय या विश्व साहित्य के जो भी लोग हैं, उनकी उपयोगिता तब तक वो बनी रहेगी। क्योंकि साहित्य क्या है, अंततः वो मानवीय संघर्ष का या मानवीय द्वंद्व का चित्रण करता है, और वो द्वंद्व का चित्रण करता है तो आप उनके अनुभव से आप खुद लाभान्वित होते हैं और अपने आप में परिवर्तन पाते हैं। तो यहीं पे एक सवाल ले लेता हूँ, साहित्य क्या है, थोड़ा एकदम एक्सप्लेन कीजिए, क्यों ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ
क्योंकि जब मैं पॉडकास्ट नहीं करता था हाँ, तो साहित्य भारी भरकम शब्द नजर आता था अच्छा, और बड़ी बड़ी किताब दिखता था मानसिक पटल पे। लगता था यार इस बोझ से तो मैं दब के मर ही जाऊंगा। तो साहित्य और साहित्यकार दोनों से मैं दूर भागता था। ये बड़े लोग हैं, बहुत पढ़ाकू टाइप के लोग हैं जो किताब में घुसे रहते होंगे, हमेशा पढ़ते रहते होंगे। तो किताब को ही मैं साहित्य समझता था। आम भाषा में आम जनता के लिए साहित्य क्या है? आम शब्द मैं यही बोलूँगा कि भाई ये जो है किसी भी भाषा में है ना लिखा गया, मतलब वो किसी समुदाय विशेष के बारे में या किसी कालखंड के बारे में या किसी घटना विशेष के बारे में या किसी के जीवन संघर्ष के बारे में लिखा हुआ, उनका द्वंद्व या उनके पीड़ा या आत्मग्लानि, पछतावा या उनका आक्रोश, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी दया, करुणा, सारा कुछ उसमें जोड़ लीजिए, है ना, डर, भय, है ना, ये सारा कुछ जोड़ लीजिए। वो सारी चीज़ें जब अलग अलग तरीके से किताबों में समाहित होती हैं, उसको अलग अलग कैरेक्टर के रूप में, अलग अलग चरित्र के रूप में हमारे लेखक या साहित्यकार लिखते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में बताते हैं कि उनका संघर्ष कैसे चल रहा है। तो जब पाठक पढ़ता है तो उसको कई बार लगता है कि भाई यार, तो उसके कई बार आंसू इसलिए निकल आते हैं कि उसको लगता है कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो मन में उनके अंदर भी जो संवेदना है या जो कुछ परिस्थिति और जो अच्छा बुरा वो देखता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आदमी में सकारात्मक परिवर्तन कर, जुड़ाव महसूस कर, नहीं, सकारात्मक परिवर्तन बोल रहा हूँ मैं। वो मानसिक रूप, वो मन को कहीं पर वो सकारात्मक मन में उसको कहीं पर आता होगा कि कोई खलनायक को देख के या बुरे चरित्र को देख कर उसको मना, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा, तो उसके अंदर वो बदलाव कहीं ना कहीं आता है। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साहित्यकार यहीं पर उपयोगिता है कि वो उसका जो काम होता है बहुत धीरे होता है, बहुत महीन होता है, इतना महीन होता है कि आपको पता ही नहीं लगता है। क्या यही रोल जो फिल्म का डायरेक्टर है वो फिल्म के साथ नहीं प्ले करता है? हाँ, फिल्म के साथ भी है वही चीज़, क्योंकि उसको लोग कहते हैं कि सेलुलॉइड पर लिखा हुआ साहित्य। लेकिन वहाँ क्या होता है कि हम कैरेक्टर या सारे चीज़ों को हम एक चित्र के रूप में उसको देखते हैं, और यहाँ साहित्य में लिखित रूप में हम उसको शब्दों के माध्यम से कल्पना करके देखते हैं, अपनी कल्पना हाँ, में आप जीते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है कि हमारी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, और हम कल्पना करते करें कि ऐसा जी रहा था, ऐसा संघर्ष कर रहा था। तो वो हर एक आदमी जो है एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से जीता है और अपने आप को अलग अलग तरीके से अपने आप में परिवर्तन करता है। ज़्यादा कल्पनाशील होने के लिए, अपने तरीके से जीवन के एक नए आयाम को महसूस करने के लिए साहित्य पढ़ना चाहिए। ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं फिर सिनेमा से आगे, अब रील वाली दुनिया। अब लोग, आज का जनरेशन जो जेन जी है, जेन अल्फा है, इनको लगता है कि भाई रील में भी तो वही साहित्य है, लेकिन वो एक बहुत छोटा दर्शन है, क्षणिक चीज़ है। और उसमें क्या है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम जितनी अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाएंगे तो मनुष्य की जो ताकत है ना, उनकी जो क्या कहेंगे, कल्पना शक्ति और शब्द शक्ति और दूसरे जो क्या मतलब जिज्ञासा की जो शक्ति है वो और बढ़ेगी, और वो मनुष्य जो है ना वो बेहतर होगा। भाई ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसी सिद्धांत को लेकर मैंने लिखा। लेकिन जब आप देखते हैं कि जब वो चित्र के रूप में, रील के रूप में दिखता है, तो आपकी कल्पना है ना बाधित होती है। आपका एक कैरेक्टर या उस चीज में वो बंध जाता है। आपके उसके बारे में एक जो विविधता आनी होती है और आपकी मौलिक जो कल्पना होनी चाहिए होती है किसी परिस्थिति के बारे में, वो विकसित नहीं हो पाता है। तो आपकी जो विकास, जो मानसिक या कल्पना का विकास होना चाहिए, या जो कहिए आत्मिक या आध्यात्मिक जो थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। वो एक जगह खास चित्र या खास चीज में केंद्रित हो जाता है। तो वहाँ पर
ये फर्क आता है। इसीलिए मैं बार बार किताबों की या शब्द या इस चीज साहित्य को मैं श्रेष्ठ साहित्य एलिट क्लास के लोगों की चीज है या आम जनता के लिए भी उपयोगी है? अभी तक तो क्या है कि देखिए कि साहित्य क्या है, जैसे किताबें हैं तो किताबें पढ़ना एक अय्याशी की चीज मानी जाती है, या खासकर उपन्यास और आप और हम जिस जमाने में रहे हैं। तो क्या है कि आप किसी भी समाज में देखेंगे जब तक वहाँ का मध्य वर्ग जो कि थोड़ा सा नीचे से ऊपर हो गया लेकिन ऊपर भी नहीं गया है, तो मध्य वर्ग जहाँ पर जितना अधिक बड़ा रहा वहाँ का साहित्य उतना विकसित हुआ। आप बंगाल का उदाहरण देख लीजिए। हाँ, तो मध्य वर्ग जितना प्रबुद्ध होगा वो समाज उतना, या फिर जैसे केरल का उदाहरण देख लीजिए, तो केरल और बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र का भी देख लीजिए, तो वहाँ क्या है कि मध्य वर्ग है वो किताबों की ओर आकर्षित है। हाँ, वहाँ मुझे पता चला कि मलयालम में मेरी एक दोस्त है, उसकी किताबें 10,000 छपती हैं, 10,000 प्रति। बोले कि मेरा प्रकाशक मैं 10,000 बोलती हूँ। बंगाल के मैं महाश्वेता देवी की बात की, तो महाश्वेता देवी की जब हिंदी में छापते थे उस समय किताबें, तो उसकी एक प्रति उस समय ये 80-85 की बात बोल रहा हूँ, 550 छपते थे। अभी आप कोई भी प्रकाशक बोलेंगे नहीं सर आजकल 300-500 छापेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो हमारा क्या है कि मध्य वर्ग जो थोड़ा पढ़ लिख गया है और थोड़े पैसे हैं, तो थोड़ा सा वो कुछ हम जैसे पागल लोग या आप जैसे पागल लोग, कुछ लोग थोड़े किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या है कि अखबार या कुछ चीज़ों में इस चीज़ या टीवी में चैनल में कुछ चीज़ों में आती हैं, तो उसके बारे में तो आते। जैसे कि मैं अभी ट्राइबल वाली उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे कि 80 के आसपास लिखा है, या आज की पिछले कुछ सालों तक मैं क्यों लिख रहा था, मुझे बहुत निराशा होती थी। खास करके जब मैं 14 में रिटायर हुआ तो मुझे लगा कि यार इतना दिन लिखा क्या हुआ, कुछ नहीं। तो मैं बहुत निराश था। मैं 16-17 तक बहुत निराश था कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर 17-18 के बाद उसके बाद देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनकी किताबें छप रही हैं, और देख रहा हूँ कि साहित्य जगत में, हिंदी जगत में चर्चा होने लगे। हालांकि उसके पहले भी चर्चा हो रही थी, लेकिन वो ज़्यादा होने लगे हैं। फिर हमारे जो गैर आदिवासी मित्र हैं, जैसे रैनेंद्र जी हैं, यहाँ उनके ग्लोबल गाँव के देवता है ना, गायब होता देश हुआ। फिर इधर महुआ मांझी है, उनका किताब बरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, ऐसा है। और भी बहुत सारे लेखक लोग सब आदिवासी जीवन पर लिख रहे थे, तो उनकी जो रचनाओं ने है। फिर हमारे अनुज लुगुन को पुरस्कार मिला। फिर अभी पार्वती तिर्की हैं, और जसिंता करकत्ता बंडना टेटे हैं, और सीनियर में ग्रेस कुजूर हैं, और ये सारा। उसके पहले रामदयाल मुंडा जी वगैरह सब काफ़ी कुछ लिख रहे थे, जो कि रामदयाल मुंडा जी विदेश में पढ़ चुके थे और वहाँ साहित्य का अध्यापन कर चुके थे, और यहाँ क्षेत्रीय भाषा विभाग में वो उसके अध्यक्ष रहे। तो उसका भी असर हो रहा था, क्योंकि एक तो हमारे जीवन में क्या है कि आदिवासी जीवन में साहित्य के लोग पाठक पढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ लिखित परंपरा है। हम जो भी बोल रहे हैं कहानी है या गीत गा रहे हैं, तो हमारे जो कविता जैसी चीज़ें बहुत सारे गीतों में, ये सारी चीज़ों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन लिखित रूप में बहुत कम है। तो अब इसका एहसास हुआ लोगों को, और ये सारे लोग लिख रहे हैं, उनको पुरस्कार मिल रहे हैं, और जो दूसरे समाज है उसको समझ रहा है। निर्मला पुतुल की नगाड़े की तरह बज रहे हैं शब्द। ये सब किताब के नामवर सिंह जैसे लोग प्रशंसक थे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आए, उनके पढ़ने लिखने बोलने से एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो प्रबुद्ध वर्ग था, वो चीज़ों को समझने लगा और लिखने लगा, बोलने लगा, किताबें बिकने लगे, कविताएं छपने लगे, पुरस्कृत होने लगे। और आप जैसे संवेदनशील पत्रकार वगैरह लोग जो हैं उनके बारे में भी लिखने लगे, छापने लगे समाचार। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो एक पढ़ा लिखा मध्य वर्ग जो मैं बोल रहा हूँ, जो समाचार पत्र भी पढ़ता है, और कुछ मान लीजिए कभी पुस्तक मेले में 2-4 किताबें
खरीद सकता है। ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और उसके बाद शोध कार्य भी होने लगे। अब आजकल पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में आप देखेंगे कि इंडिजीनियस लिटरेचर या आदिवासी साहित्य या ओरिजिनल लिटरेचर की बहुत चर्चा हो रही है ना। और विश्व जगत समुदाय में भी ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रासंगिक माने जा रहे हैं। और अभी तो ऐसा माना जा रहा है, लोग मानते हैं कि जो भविष्य को बचाने का जो जीवन दर्शन है वो शायद आदिवासी जीवन पर है, ऐसा लोग कह रहे हैं, है ना। वो लोग उधर कई सारी चीज़ें उदाहरण देते हैं, जैसे कि मैंने पहले। लेकिन एक बात बताइएगा, जब आदिवासी समुदाय में लिखने की कोई प्रथा नहीं थी, तो आदिवासी युवाओं में पढ़ने की रुचि कैसे पैदा होती? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, गाने के, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे 80 के आसपास रामदयाल मुंडा जी इधर रीजनल जो हमारे क्षेत्रीय भाषा विभाग सब बने, तो उसमें लोग लिखने लगे, हिंदी में भी कुछ लिखने लगे, शोध होने लगे। तो ये जो पढ़े लिखे नए जो छात्र आने लगे, नया वर्ग जो एक पढ़े लिखे छात्रों का समुदाय आया, उनके अंदर ये रुचि धीरे धीरे पैदा होती गई और उन लोगों के अंदर भी अपने अस्तित्व का सवाल, अपनी भाषा संस्कृति का सवाल उभरा। उन लोगों ने भी अपनी जड़ें, अपनी परंपरा को तलाशने की जब खोज शुरू की, तो उन्हें भी पता लगने लगा कि नहीं, ये हमारी भाषा पर काम करना होगा, हमारे अपने साहित्य रचना। क्या वो सभ्यता और संस्कृति पे फोकस्ड कोई ग्रंथ या किताब या साहित्य लिखा उन्होंने? उस तरह की किताबें तो बहुत सारी हैं, अभी लोग लिख रहे हैं, आदिवासी भी लिख रहे हैं, गैर आदिवासी भी लिख रहे हैं। नहीं, आदिवासी समुदाय से निकला कोई? आदिवासी समुदाय से हमारे आदिवासी संस्कृति और सभ्यता पे कुछ लिखा है? जैसे कि हमारे रामदयाल मुंडा जी ने कुछ किताबें लिखी हैं। वैसे वो किताब उन्होंने शायद उनको आदिवासी धर्म, मैं बोलूँगा धर्म का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा आदिवासी आध्यात्म। मैं मानता हूँ कि आदिवासी धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक है। तो उन्होंने आदिवासी धर्म पर भी जो एक आदि धर्म उन्होंने किताब लिखी, जो कि राजकमल जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन से छपी। और उसका जब विमोचन हुआ था तो उसमें प्रभास जोशी जैसे साहित्यकार उस समय आए थे, राजकमल के प्रकाशक वगैरह यहाँ आए थे। और उस जब यहाँ से गए तो प्रभास जोशी ने जनसत्ता में कागज कोरे में कॉलम उन्होंने लिखा था कि साल के पत्ते कान पर, ऐसा उनको साल का पत्ता स्वागत मुड़ा बनाया गया था। तो उसके लिए लिखा कि साल के फूल कानों पर, ऐसा शीर्षक से उसने लेख लिखा था। तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन एक बात यहाँ रुकूंगा, कान पे साल के पत्ते और नवरात्रा में कान पे वो धान के नए फसल को खोसना, ये दोनों कहीं सिमिलर तो नहीं है? अब उधर तो सोचा नहीं होगा, लेकिन कहीं पर मैं बोला कि सब सर्व ज्ञाता नहीं हूँ मैं, लेकिन सोच सकते हैं, क्योंकि नहीं हिंदू समाज में धान वो उस वक्त में खोसने का रीति रिवाज है। वो क्या अब दशहरा के वक्त में, नवरात्रा के वक्त में जो नई फसल वो जो होते हैं ना, जो उनको वो कान पे लगाते हैं। हाँ, कान में लगाते हैं। और यही प्रथा कहीं आदिवासी समाज में भी है। आदिवासी हमारे साल के फूल हम लोग वो लगाते हैं। हाँ, तो मैं अब आते हैं, दो बार कनेक्ट करते हैं। पहला कि राम जी का नारा आप उस दौर में लगाते थे। दूसरा, आपका नाम आपके पिताजी ने महादेव रखा। तीसरा, आप भी वो कान में लगाते हैं जो हिंदू समाज लगाता है। तो हो सकता है कालांतर में समय के साथ समाज का जैसे जैसे उत्थान हुआ, कुछ लोगों ने इसको बांटने की कोशिश की होगी, या एक कहते हैं ना कि अब यहाँ पे कहते हैं दो समुदाय के बीच में एक संघर्ष रहा हो। ठीक है, संघर्ष कि भाई भाई के बीच का हो, कि भाई वो भाई से मेरा नहीं बनता, उसका प्रथा अलग है, मेरा प्रथा अलग है। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे दो अलग अलग पीढ़ियां बन गई, दो अलग अलग समुदाय ही बन गया। हो सकता है, हम नहीं जानते। मैं एक साहित्यकार महेश देव टोप्पो जी से साथ हिम्मत कर रहा हूँ बहस करने का। मुझे देखिए, ऐसा है ना कि जब हम साथ साथ जीते हैं जी, तो जैसे मैंने बोला कि पड़ोसी,
तो कई बार होते हैं, पड़ोसी है तो कई बार होता है कि हम कुछ एक दूसरे से लेते और देते भी हैं, आयात निर्यात होता है। तो हो सकता है कि इसने उससे लिया या उसने इससे लिया, ये हम अलग से शोध का विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि बहुत सारी चीज़ें हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति में, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, वो एक दूसरे से लिया है ना। रामदयाल मुंडा जी बहुत सारे बोलते थे कि वो कहते थे कि हमारे जो भाई उनको कहते थे कि आप लोगों ने हमारे बहुत सारी चीज़ें नहीं, ये भी मैं एक पर्सपेक्टिव और दिखाने का कोशिश करूंगा आपसे बात हुआ तो ये भी तो एक एंगल हो सकता है दादा कि क्या हुआ कि हम दो भाई थे, एक भाई जो अध्यात्म मान रहा था, दूसरा भाई बोला कि हम अध्यात्म के बाहर भी दुनिया एक्सप्लोर करेंगे, और वो एक धर्म का स्थापना करता है, और वो धर्म फिर वर्ग और वर्ग से वर्गीकरण हुआ और चीज़ें समाज में बदलती चली जाती हैं, और या तो अपग्रेड हुआ या डिग्रेड हुआ, ये तो बाद की बात है। लेकिन वो धर्म और धर्म से वर्गीकरण, वर्गीकरण से समाज, समाज से जाति, और इस तरह का निर्माण होता चला गया। एक दूसरा भाई था जो अध्यात्म को पकड़ के रखा, वो बोला हम शहरीकरण और उस तरफ नहीं जाएंगे जिस तरफ वो गया, और वो उसी अध्यात्म को, क्योंकि दोनों समाज आध्यात्मिक ही रहा है, चाहे वो हिंदू हो या आदिवासी हो, और आध्यात्मिक रहा है। अगर ओरिजिन अध्यात्म था तो क्यों नहीं हम लोग ये मान लें कि हम दोनों भाई ही रहे होंगे। देखिए, जो समय के साथ अलग अलग परिवेश में बड़े हुए, पले बढ़े, और अलग अलग संस्कार के साथ बड़े हो गए। ठीक है, लेकिन अब सवाल है, इतना हिम्मत मैं आपके के साथ कर सकता हूं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि भाई ये मेरा यही चीज़ में तकलीफ वही चीज़ है, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आप हम लोग अगर भाई थे तो इतनी दूरी क्यों, इतनी कटुता क्यों, दूरी है ना। मैं बार बार अभी कई चीज़ें बोलता हूँ। मैं जब बुलाया जाता हूँ तो देखिए, मैं आप लोगों ने मुझे बुलाया, बोलने के लिए बहुत सम्मान करता हूँ, आपने भी बुलाया, आपका बहुत बहुत सम्मान। लेकिन क्या है, देश में अधिकांश लोग, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, अधिकांश लोग हमें या तो मनुष्य नहीं मानते या कि नागरिक भी नहीं मानते। साहब क्या बात कर रहे हैं आप, परिस्थितियां देखिए, बहुत सारी घटनाएं हैं। ऐसा आपने महसूस किया? बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण, एक दो घटना देंगे। बहुत सारे, अब मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं, बहुत सारे सामाजिक पटल पे आए हैं, बहुत सारे घटनाएं हैं। मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, है ना। मुझे भी पीड़ा होगी, सुनने वालों को भी पीड़ा होगी, हाँ, और मुझे भी पीड़ा खुद होगी, और मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन ऐसी हैं, खुद आप आत्मलोकन करें। ऐसा मैं भोगा हूँ, देखा हूँ, है ना, अभी भी भोगता रहता हूँ आज की तारीख पर। तो आपने बहुत सम्मान के साथ बुलाया, आपका बहुत सम्मान कर रहा हूँ। मैं अपने गांव का एक इंसिडेंट बताऊँ आपको। तो क्या है ना कि अभी भी कुछ दुराव, कुछ अलगाव, या कहिए कि नासमझी, है ना, मैं इसको बोलूँगा नासमझी है, अभी भी समाज में है। तो नासमझी क्यों है? हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को अश्रेष्ठ क्यों समझते हैं? ये भावना क्यों है? इसको भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन ये तो समाज में आ ही जाएगा और रही जाएगा। हाँ, तो रही जाएगा, तो हमको ये भावना तो रहेगा। तो यहीं पर तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो साहित्य है, इस चीज को, श्रेष्ठ को दूर करता है, मनुष्य को मनुष्य के बीच लाता है, और यहीं पर साहित्य की एक मानवीय भूमिका है। नहीं, मानवीय। लेकिन मैं आपकी इस बात पे थोड़ा सा अपना पॉइंट भी रखना चाहूँगा। मैं बताता हूँ इसलिए क्योंकि मैं 83 का बॉर्न हूँ, ठीक है ना, 80s मान लेते हैं, 80 के बॉर्न है, और मेरी यादाश्त 88 से है कि 88 के बाद से मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई। मैं एक बार छठ पूजा का प्रसाद बना रहा था अपनी माँ के साथ। तो छठ का प्रसाद बना दो तरीके का, एक जो डलिया में छठ का प्रसाद चढ़ता है, और दूसरा जो बाकी हम लोग खाते हैं। तो मेरे यहाँ वो तांबा का बर्तन में बनता था या पीतल का कुछ बड़ा सा रहता था। तो हम लोग 8-10 एक आदमी मिल के बनाते थे। तो हम बोले माँ 10 आदमी घर में हैं हम लोग, और 10 आदमी मिल के हम लोग प्रसाद बना रहे हैं, वो मोहल्ला खिलाएंगे क्या? माँ बोली कि जंगल से लोग आएगा प्रसाद पाने के लिए,
और तुम्हारा ही जिम्मेवारी रहेगा सबको देने का। 4 ठेकुआ, 1 केला और एक कोई चीज़ का लड्डू बन रहा था, वो लड्डू इतना हर किसी को मिलना चाहिए। आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि मैं 90 की बात कर रहा हूँ कि हर पर्व में वो आते थे और हम लोग के साथ खाते थे। तो उस समय तो मेरी माँ साहित्य नहीं पढ़ी थी, मेरे घर में लोग साहित्य नहीं पढ़े थे, मैं कुछ नहीं जानता था। इवन वो लोग भी जो आदिवासी समुदाय से आते थे, मुझे एक शनिचरा दा हम लोग बोलते थे, शनिचर उड़ाओ, ठीक है, शनिचरा दा लो तो ये वाला चीज़ ले आओ। तो बिना साहित्य पढ़े हमारे बीच भी तो वही प्रेम था। नहीं, प्रेम तो था, लेकिन उसका दूसरा भी पक्ष है ना। हाँ, मतलब कई जगह जैसे अलगाव के जो मेरे, आपने ये अनुभव किया, आपका दूसरे समाज में रहे इसलिए आपका अनुभव दूसरा है। मेरा जो मैं बार बार अभी बात करने के पहले भी बात किया कि जो हम एक अलग सामाजिक परिवेश में रहते हैं और क्या होता है कि हमारा अनुभव और दृष्टिकोण वो अलग होता है। हमारी शिक्षा और संस्कार अपने परिवेश के हिसाब से होती हैं। मैं जंगल में आदिवासी लोगों को पढ़ा, मेरा गांव जहां बचपन में बीता मैं बता रहा हूँ, वहाँ सिर्फ हमारे लोग रहते थे, उरांव लोग ही रहते थे। और वहाँ क्या, हमारे यहाँ जो मदायत की परंपरा थी, मदायत की परंपरा का मतलब कि क्या है कि हमारे किसी का हल जोतना है, कुछ करना है, सारे लोग जाएंगे, हल जोत देंगे और थोड़ा सा चना और हड़िया लेके सारा काम कर देंगे, उसका सारा कुछ काम हो जाएगा। और वहाँ हमें ये सिखाया जाता था कि भैया आपको छोटों का संरक्षण देना है, बड़ों का सत्कार करना है ना। और एक चीज़ नहीं बताया मैं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जैसे हमारी सोहराई जो है, तो सोहराई में हमारे जो जानवर बैल वगैरह जो हमारे साथ खेती में जिन लोगों ने सहयोग किया, तो उसको हम उस दिन श्रेष्ठ दाना, कई प्रकार के दाना जो है उसको उबाल के उनके साथ खिलाते हैं और जानवरों को नहलाते धुलाते हैं और उसके साथ ही हम भोजन करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे अनुभव है, अब यहाँ इतना सब कुछ नहीं बता सकता। तो ये एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारा आदिवासी समाज है, हम लोग जैसे पहाड़, नदी, झील, झरने को सभी को अपना मान रहे हैं और जैसे जानवर के साथ सोहराय का उदाहरण दिया। तो जब मैं इस समाज से आता हूँ और जब मैं बड़े हुए समाज में जाता हूँ और एक आदिवासी होने के नाते उपेक्षा या कुछ अपशब्द सुनता हूँ, है ना, जैसे कि अब कहना नहीं चाहिए लेकिन आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था और इसके लिए अगर किसी को तकलीफ हो गई तो क्षमा चाहता हूँ। हम सब चीज़ों के लिए क्षमा मांगते हैं, हम लोग बस दो बड़े भाई छोटे भाई बात कर रहे हैं। कि कई बार क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जैसे बोला कि अरे एक आदिवासी कैसे अधिकारी बन गया, ये क्या हुआ जो तो इस तरह के जो भी सवाल चूंकि मैं झेला हूँ, है ना, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, है ना, कि कहना नहीं चाहता हूँ, ये अपनी रचनाओं में मैंने कहता हूँ। तो वही बोल रहा हूँ कि ये जब हम लोगों ने अपनी तकलीफ कही, निर्मला पुतुलिया, अनुज लोगों ने या सारे लोगों ने ये तकलीफें कही और जब दूसरा समाज उसको जाना, हमारे जो हिंदी प्रदेश के लोगों ने जाना कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, तब उसके बाद जो उनका नज़रिया है जो बदला और जो आज हम आप बैठे हैं इसलिए बैठे हैं कि उस साहित्य में जो लिखा गया, पढ़ा गया, उसके हिसाब से जो एक माहौल बना, मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा। हाँ। एक माहौल बना कि एक आदिवासी और गैर आदिवासी साहित्य पर बात कर सकता है, सुन सकता है, हो सकता है सत्य, लेकिन मैं नहीं सुनिए ना, मैं आप तो 83 में जन्म हुए, जबकि मैं उस समय से लिखना शुरू कर चुका था। तो इसीलिए आपके अनुभव मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समय के हिसाब से उस समय चूंकि परिस्थितियाँ बदल गई, हमारे समय में परिस्थितियाँ उस समय सामाजिक परिवर्तन उतने नहीं हुए थे, या कहिए कि सामाजिक रूप से उतना परिपक्व नहीं हुआ था हमारा समाज, है ना। और उसके पहले और जो हम अछूतिया और उस सारी चीज़ों की समस्या को देखते हैं तो हमारे पीछे का समाज और क्रूर था। लेकिन बिल्कुल वो क्या है कि जब उसमें देखिए कि जब अछूतों पर बहुत सारा लिखा गया आदि सब, तो जैसे जैसे लिखा गया हमारे लोगों में समस्याओं का समाधान होता गया, लोग उदार होते गए, हाँ, एक दूसरे से बैठने लगे, एक दूसरे का देखने
देख नहीं सकते थे, सहते थे। वो लोग आपस में बैठ के बात तो करने लगे ना। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार के साहित्य में ये तरह की तकलीफों को, इस तरह की बातों को जितना कहा जाता है तो वो उस तकलीफ से दूसरा उसको समझ पाता है, उसकी दृष्टि संवेदनशील होती है और मनुष्य के रूप में उसकी भावना जो है और उदार होती है और लचीली होती है। तो यही मैं बार बार समझा रहा हूँ कि इसीलिए वो, नहीं तो क्या है, हमारे बहुत सारे भाई जो बंदूक लेके उठा के चले गए, है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे अंदर भी ये कलम उठाने का साहस नहीं होता तो मेरे हाथ में हो सकता था कि बंदूक होता, बिल्कुल, है ना। मैं भी उस तकलीफ कर यार, ये तो मेरे को इतना अपमानित करता है, मेरे को मनुष्य नहीं समझता है। तो क्या है कि मनुष्य नहीं समझने की जो तकलीफ है, उस तकलीफ को साहित्य कहीं ना कहीं कम करता है और एक दूसरे के करीब लाता है। तो यही है सर। क्या लोकगीत, कहावत, भजन और शायरी भी साहित्य है? साहित्य है सर, हाँ, उससे साहित्य प्रेरित होते हैं, है ना। हम लोग बहुत सारे, अगर हम अपने लोकगीत हम नहीं लिखते या नहीं जानते तो हमारी भी जो संवेदनाएं या जो बहुत सारी बातें हैं, मेरी कुछ कविताओं में बहुत सारे जो आदिवासी शब्द हैं या कुड़ुक के शब्द हैं, क्योंकि उसके लिए हिंदी में बराबर का शब्द नहीं है, तो मुझे वो लेकर कहना पड़ा है। आज का स्टोरी टेलर जो है, जो आजकल कहानी कहने वाले लोग हैं, वो लेखक से ज्यादा ताकतवर हो गए। देखिए ऐसा तो क्या है, जैसे चूंकि पढ़ने वालों तकनीकी परिवर्तन हुआ अभी, क्या कि हमारे पास जो मोबाइल है या टीवी है ये ज़्यादा सुलभ हो गया। तो ज़्यादा सुलभ हो गया तो पहले हमारे ज़माने में किताब ज़्यादा सुलभ थे, हमारे पास उस तरह के सुनने का कुछ, देखने का तकनीकी अपग्रेडेशन नहीं था। तो क्या हो कि आदमी सुविधाजनक स्थिति में रहना चाहता है, तो उसे जो सुविधा लगती है तो उसी हिसाब से उसको अपनाता है। तो आप जैसे देखेंगे कि जैसे जैसे तकनीकी परिवर्तन होते हैं, आदमी के रुचि, संस्कार और उसकी जो क्या कहेंगे मानसिक स्थिति, देखने पढ़ने जानने की जिज्ञासा जो है उसमें परिवर्तन होता जाता है। आज चूंकि मोबाइल सर्वसुलभ है, गूगल बाबा ने सब कुछ दे दिया, अभी तो AI भी आ गया, वो सारी चीज़ों का जवाब आपको दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसीलिए अभी लोग किताब पलटना छोड़ो यार, ये किताब में है क्या है, महादेव टुप्पो क्या है या फलाना क्या है, प्रेमचंद क्या है, वो 2-4 इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड कीजिए। गबन में क्या लिखा है, गोदान में क्या लिखा है, गीतांजलि में क्या लिखा है ना, वो जंगल के दावेदार में बिरसा मुंडा पर क्या लिखा है, ये सारे चुट्टे मुंडा के पर क्या लिखा है, ये सब गूगल बाबा से पूछ लो, है ना। ज़्यादा जानने का क्या जरूरत है। तो आदमी है इस तरह से एक सुविधाजनक स्थिति में हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो असली आनंद है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो जो मूल किताबें पढ़ें, ठीक है। आपको जिज्ञासा शांत करने के लिए ये जो AI या जो ये सब की चीज़ें हैं, सहायता लीजिए और ज्ञानवर्धन जरूर कीजिए, है ना। तो उसमें ज्ञान का वर्धन जरूर होगा, लेकिन आज के युग में अगर प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग होते, तो वो लोग भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे होते हैं। अब ये तो उनके रुचि पर निर्भर करता है। क्या लगता है? देखिए मैं तो अभी मुझे, मैं बहुत ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, है ना, उनका। तो मुझे भी लगता है कि ठीक, लेकिन कभी कभी फेसबुक में मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि भाई मैंने ये किताब लिखी, मेरी किताब, जैसे अभी मुझे ये पुरस्कार मिला तो मैंने फेसबुक में नहीं डाला, लेकिन मेरे शुभचिंतक मित्र लोग हैं, उन लोगों ने बहुत सारा डाल दिया, तो मैंने उनका धन्यवाद कहा कि भाई आपने मेरी चिंता की, मेरे, है ना, तो उनके लिए धन्यवाद। लेकिन मैंने अपने तरफ से नहीं किया। तो उसे कई बार लगता है कि मुझे ज़रा मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से ज़रा आत्म प्रचार जैसा लगता है। तो मैं थोड़ा सा, मैं पुराने पीढ़ी का आदमी हूँ, तो शायद वो जो बताया ना कि समय के हिसाब से आदमी का संस्कार और अनुभव से उसकी मानसिकता बनती है, तो शायद ऐसा ही कुछ। एक सवाल मैं लूँगा, आज के परिवेश में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो मैं आपसे जवाब भी बड़ी जिम्मेदारी से चाहूँगा। क्या सत्ता साहित्य से डरती है? अधिकांश अवसरों पर तो यही देखा गया है। क्या साहित्य का इस्तेमाल सत्ता के लिए हुआ है?
साहित्य का इस्तेमाल सत्ता के लिए है। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि किया हो, है ना, कुछ लोग किया, लेकिन अधिकांश लोग मतलब उसका उपयोग इस तरह से नहीं करते दिखते हैं। लेकिन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। हाँ, बोला ना, कुछ लोग हैं, कुछ लोग किए होंगे, लेकिन अधिकांश लोगों ने नहीं भी किया होगा। वो लोग अपने एक स्वतंत्र एक लेखकीय सत्ता या अपनी गरिमा से लिखने वाले, जैसे लोग कि बोलते हैं अभी के परिवेश में कि लिखने बोलने की आज़ादी नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार कर्व कर रही है, ऐसा लोग एक नैरेटिव बना रहे हैं। हाँ, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो दूसरा पक्ष एक पक्ष रख रहा है कि क्या ये उस दौर से भी बुरा है जब इमरजेंसी लगी थी, या उसके बाद का दौर से बुरा है। तो अब आप एज ए साहित्यकार इन दोनों चीज़ों का विश्लेषण करके बताएं कि क्या सत्य है। देखिए, जैसे इमरजेंसी के समय में जयप्रकाश नारायण से लेके कई सारे जो पत्रकार और हैं, सारे लोगों को जेल डाला गया। उस समय कई लोगों ने के संपादकीय रोके गए संपादकीय। तो उन लोगों ने क्या किया कि भाई संपादकीय सेंसर किया गया, तो उन लोगों ने खाली छोड़ दिया पन्ना संपादकीय, भाई हमें मना किया गया तो हमने छोड़ दिया। तो ऐसा भी किया गया। तो लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसको दूसरे ढंग से दुष्प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लोग बताते हैं। ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं, ऐसा बताते हैं। और जैसे हमारे बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार लोग हैं जो अपनी बातें बेबाकी से कहते थे, वो लोगों ने नौकरी छोड़ दी तो चले गए। तो लेकिन बात तो उतनी बेबाकी से ये यूट्यूब और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे रहे हैं। हाँ, तो इंडिपेंडेंट जो हैं वो लोग कर रहे हैं। तो जो अगर किसी प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कहीं पर दबाव है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को, आवाज को बनाए। अब एक सवाल मैं इससे बढ़ के एक लेना चाहूँगा। अगर मैं आपके साथ बैठ के कंटेंट बना रहा हूँ, क्या सामाजिक तौर पे हमारी एक जिम्मेवारी है कि मैं कुछ वैसी बात को नहीं लाऊं जो आप अभी, जैसे थोड़ी देर पहले बोला आपने कि मैं अपने कुछ अनुभवों को नहीं चाहता हूं कि शेयर करूं आपसे पब्लिकली, आपसे या किसी से भी। ये आपने सामाजिक जिम्मेवारी ली। कुछ एक ऐसे घटनाएं घटी जो आप उन चीज़ों को लाए सोशल मीडिया के डोमेन में, सोशल प्लेटफॉर्म पे, जो आपको नहीं लाना चाहिए था। तो क्या इस माहौल में हम ये उम्मीद नहीं करें कि सरकार को इस बात के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि क्या बोलना है और कितना बोलना है, ये ज़रूरी है? नहीं तो फिर क्या है कि नग्नता और क्या बोले कि एक पर्दा के बीच का वो गैप खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा है। देखिए, एक जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, है ना, अगर लोकतंत्र है तो हमें बोलने की आज़ादी को बनाए रखनी होगी, इसलिए वो हमें बोलने देना होगा और सभी को सुनना होगा। लोकतंत्र कह रहे हैं, अगर आप लोकतंत्र के अलावा अगर कुछ चलाना चाहते हैं तब तो भाई कुछ भी कीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। तब उस समय तब लोकतंत्र नहीं रहेगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। मतलब आप अगर लोकतंत्र के लिए, लोक कल्याण के लिए बातें ला रहे हैं तब तो ठीक है, मतलब आप भी इस बात से सहमत हैं। लेकिन अगर ये कल्याण के बियॉन्ड अगर किसी और पर्पज से आप कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। देखिए, वो लेखक की अपनी सोच समझ है या परिस्थितियां किस तरह से आ रही हैं, उस पर ये निर्भर करते हैं कि उसको कई बार लगता है कि भाई हमें ये बात कहनी चाहिए, और कई बार लगता है कि नहीं मुझे नहीं कहनी चाहिए। जैसे अभी आपने जो पूछा, तो कुछ बातें मैं नहीं कहना चाहता था क्योंकि इस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं वही बातें मैं लिख सकता हूँ क्योंकि वो बातें लिख सकता हूँ और यहाँ पर बोलना। तो जो आप जो माध्यम प्रयोग कर रहे हैं तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। कई बार लिखने में आपको एक करा ना कि एक व्यापक संदर्भ में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो माध्यम है ना,
तो इसका माध्यम का प्रभाव और इसकी हाँ तो और कुछ असर कुछ दूसरा होता है। इसलिए हमको अलग अलग माध्यमों में उसका उपयोग कैसे करें, इसके लिए मुझे सचेत रहना और जागरूक रहना मुझे लगता है कि जरूरी है। इसलिए मैंने वो बातें नहीं कही, क्योंकि अगर मैं कहता तो मतलब उसको आप दूसरे क्योंकि आप लिखते हैं तरीके से लिखते हैं तो उतना तेजी से मीडिया प्रसारित नहीं जी, और आदमी वहाँ पर वो आप तो मौजूद नहीं है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है ना, बहुत सारी लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ तो मेरा चेहरा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और हमारे बहुत, और आजकल इस चीज़ को तुरंत लोग हाईलाइट कर देंगे सारा कुछ, तो उससे क्या होता है कि जो आप अच्छी बातें कह रहे हैं वो अच्छी बातें का कई बार लोग दूसरा। क्या आज का साहित्य सत्ता से सवाल पूछ रहा है या समझौता कर रहा है? मैं तो लगता है कि सत्ता सवाल, जो जागरूक लेखक हैं या जो अच्छे लेखक वो सत्ता से अगर देख रहे हैं तो सवाल जरूर पूछते हैं, पूछ भी रहे हैं। और कुछ कई बार है कि कुछ लोग बोले कि नहीं यार ज़्यादा हमको इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, ज़रा अपने आप को बचा के लिखो, तो वैसा लेखन भी चल रहा है। तो दोनों तरह के लोग चल रहे हैं, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं। हाँ। एक साहित्यकार की सामाजिक जिम्मेवारी क्या है? सामाजिक जिम्मेवारी क्या है, जैसे कि मैंने पहले से बार बार बोल रहा हूँ कि सामाजिक जिम्मेवारी यही है कि हम मुद्दों विषयों को इस तरह समझें और बताएं, और जो हम देख रहे हैं तो उसके बारे में लोगों को बताना और जागरूक करना और संवेदनशील बनाना हमारा फर्ज होना चाहिए। मान लीजिए किसी मुद्दे या कुछ चीज़ों से अगर नुकसान हो रहा है, जैसे कि आदिवासी लोग थे, हमारे आदिवासी लोगों के बारे में जब हम लोगों ने कहा कि भाई ये डैम मत बनाओ, ये नहीं बनाओ, तो लोगों ने बहुत हमें कहा कि ये विकास विरोधी है, ये लोग बेवकूफ़ हैं, सारा कुछ कहा। लेकिन आज की तारीख में देखिए वही लोग तकलीफ में हैं, है ना। अब वो हमने कहा कि भाई पेड़ मत काटो, अभी ऑक्सीजन किसे नहीं मिल रहा? अब क्या ऑक्सीजन सिर्फ आदिवासी की चाहिए क्या? बिल्कुल। पानी क्या आदिवासी की चाहिए, या उर्वर धरती सिर्फ आदिवासी को चाहिए, या पूरे मानव जाति को चाहिए? अगर पूरी मानव जाति को चाहिए तो हमने जो मुद्दा उठाया है आदिवासी समुदाय ने, या इस जगह कोई भी, मैं नहीं कहूँगा कि आदिवासी ने उठाया, जिसने भी उठाया तो उसने उठाया तो क्या उसमें मानव कल्याण नहीं था? मानव कल्याण था, लेकिन उस समय की परिस्थिति बस जो उस चीज़ों से जुड़े थे उस मुद्दे को या समस्याओं को इनकी तरह देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि आदिवासी जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो खतरों को देख रहा था और आपको सावधान कर रहा था, और आज भी कर रहा है। और इसीलिए, और कई बार है कि लोग इसको नहीं समझते हैं, और इसीलिए वो लोग आदिवासी को विकास विरोधी कह देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो यही चीज़ है कि लोगों को समझना चाहिए। आप मुझे बुलाया और आपने यहाँ पर इस तरह के सवाल पूछे, और इससे मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो इन सारे को बातचीत, उनके मन में भी सवाल रहा होगा। मुझे लगता है कि उन्हें भी कुछ नई दृष्टि पैदा होगी, या उनके कुछ सवाल होंगे, तो मैं चाहूँगा कि वो कभी पूछे, मुझे कमेंट में पूछें, हम लोग आंसर करेंगे। अगला एक सवाल है, क्या किसी लेखक का राजनीतिक विचार उसके साहित्य को कमजोर या ताकतवर बनाता है? ये तो मैं ऐसा बोलूँगा इसको कि वो भी फिर परिस्थिति पर निर्भर करेगा, है ना, किस परिस्थिति में लिखा गया या किन पाठक। हो सकता है कि एक पाठक वर्ग के लिए वो अच्छा ना रहे, लेकिन दूसरे पाठक वर्ग के लिए वो अच्छा हो सकता है ना। जैसे कि खाना क्या है कि वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। अब किसी को वेज पसंद है तो वेज खाए, और किसी को नॉन वेज पसंद है तो वो खा ले, है ना। तो यहाँ भी कुछ बात कुछ ऐसे ही है कि ऐसा नुकसानदेह है, वो ऐसा बोलना उचित नहीं है ना। तो खाना अगर पौष्टिक है तो ठीक है आपके लिए, अगर हितकारी है तो ठीक है। भाषा का संघर्ष आप कितना महसूस किए कि इंग्लिश बोलने वाला या इंग्लिश में लिखने वाला ज़्यादा प्रबुद्ध प्रभावशाली मानते हैं लोग, और जो लोकल नेटिव लैंग्वेज में हिंदी में लिखते हैं उनको लोग कमतर आंक लेते हैं? ऐसा क्या महसूस किया आपने? देखिए, ऐसा है कि अंग्रेजी लिखने से आपको स्वीकृति और मान्यता जल्दी मिलती है ना, लेकिन उसमें भी तभी जब आप कुछ अच्छा लिख रहे हों,
तब। लेकिन अब क्या है कि जैसे कि हिंदी में क्या है कि मतलब हिंदी वाले मुझे माफ़ करेंगे, मैं भी हिंदी में लिखता हूँ या बोलने के लिए माफ़ करेंगे, क्योंकि देखिए मैं नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो हमारे जैसे बंगला में लोग लिख रहे हैं या मलयाली में लिख रहे हैं या मराठी में लिख रहे हैं या उड़िया में लिख रहे हैं, तो उसमें जो लिखा जा रहा है उसमें बहुत सारा जो साहित्य है वो तुरंत बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और हमारे हिंदी वालों का बहुत सारा चीज़ वो उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता है। आप जैसे ऊंचाई का क्या मतलब है? ऊंचाई का मतलब कि पाठक वर्ग, ज़्यादा पाठक वर्ग। हाँ, जैसे मैं बताया कि मलयालम में 10,000 छाप रहे हैं, 10 हमारे यहाँ भी ऐसा। मुझे समाज में जागरूकता की कमी है। हाँ, हमारे यहाँ निरक्षरता, ये साहित्य के प्रति पाठक वर्ग जो है वो, तो मुझे फिर मैं बार बार बोलूँगा कि जो साहित्य का लोकतंत्रीकरण नहीं हुआ है, ऐसा कहूँगा इसे। मतलब साहित्य का लोकतंत्र जो है, ये भी तो एक पक्ष हो सकता है कि भाई हम अपने समाज को उतने जागरूक नहीं बना पाए कि वो साहित्य के लिए उत्सुक हो पढ़ने। हाँ, वो इसलिए नहीं हुआ कि समाज में जितने तबके लोग हैं, आप उसकी बातें कहेंगे तब ना लोग समझेंगे, घुसेंगे, है ना। जब हम उसकी बातें कहेंगे ही नहीं, आपके उसके मुद्दे या उसकी चीज़ों के बारे नहीं कहेंगे, तो वो क्यों पढ़ेंगे? तो आदमी क्या होता है, जैसे फिर बार बोल रहा हूँ कि वही पुराना, हालांकि साहित्य समाज का दर्पण है। तो अगर मान लीजिए मुझे हमारे झारखंड में हूँ, तो झारखंड का जंगल, पहाड़, स्वर्ण रेखा, दामोदर नदी, अगर हमारे साल के पेड़, महुआ के पेड़ यहाँ पर दिखते हैं, पलाश के पेड़ अगर हमें दिखते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना। तो वही बात है कि अब जो भी साहित्य है वो अपने हिसाब से अपनी ज्योग्राफी, मतलब भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चीज़ों को बताता रहा है। और हमें ये, हमारा हिंदी प्रदेश की ये विडंबना है कि जो इतना विशाल क्षेत्र है उसकी जो बहुभाषिक जो मुद्दे हैं या बहु क्षेत्रीय मुद्दे हैं, मतलब अलग अलग भूगोल में या बोलिए अलग अलग जो इलाके में, है ना, जो सांस्कृतिक इलाके हैं अलग अलग, उन सभी जगह को कहीं पर वो एकजुट करने में कहीं पर समर्थ नहीं हुआ है ना। जैसे रेणु जी हैं तो पूर्णिया की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। अब संजू जैसे लेखक लोग हैं कि वो एक कहीं भी इस तरह के किसी भी तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, तो वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं। और उन्होंने जो परकाया प्रवेश की बात की और कहीं भी और किसी तरह की चीज़ों पर वो शोध करके लिख सकने में सक्षम है। तो ऐसे लोग हिंदी में कम हुए हैं, जबकि दूसरे भाषा में, चाहे मराठी में या बंगला में, ऐसे लोग हैं वो विविधतापूर्ण लेखन, मतलब अलग अलग परिवेश में जाके, अलग अलग सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र में जाकर लिखने वाले लोग बंगाल में, जैसे वहाँ एक अभी नाम बोल रहा हूँ उनका, जो बाद में MLA भी बन गए, उनको महाश्वेता देवी, रिक्शा चलाते थे, उसको महाश्वेता देवी जी ने उसको पढ़ना सिखाया, और वो रिक्शा वाला आज एक बहुत बड़ा लेखक है, नाम अभी भूल रहा हूँ मैं, है ना। तो और अभी वो MLA हैं, है ना। तो ऐसी भी उदाहरण है। और फिर मैंने जैसे लक्ष्मण गायकवाड़ जी का दोनों कि वो क्रिमिनल ट्राइब के होते हुए आज बहुत बड़े पैरोकार बन गए हैं ना। तो उसके बाद वो एक मराठी में नाम बोल रहा हूँ, उसका राजकमल में उपन्यास आया था, आसमान से ऊंचा नाम से आया है। तो वो जब मराठी में छप रही थी तो हर महीने गायब हो जा रही थी। उसी तरह मैंने रीता चौधरी जी की किताब है मकाम, असमिया में मैंने देखा वो हर महीने आ रही थी और छप रही थी। तो वो मकाम उपन्यास है, वो जो डिब्रूगढ़ के पास जो चाइनीज लोग थे उनके मुद्दे पर लिखा गया, और वो पहला ऐसा उपन्यास है जिस पर जिस मुद्दे की चर्चा की गई उसके उस समस्या की चर्चा मतलब संसद में हुई और उसका समाधान का प्रयास किया गया। तो ऐसा भी है कि उस साहित्य का जो एक सकारात्मक क्या बोलेंगे परिणाम आया। एक बात बताइए, प्यार में टूटा हुआ इंसान
साहित्य ज्यादा नजदीक से समझता है क्या? जैसे वो बोलते हैं ना, वो वियोगियों का पहला कवि उन्होंने कहा था ना, तो क्या है कि ये जो तकलीफ होता है ना आदमी को, तो मेरी भी तकलीफें थी। मेरी तकलीफ क्या था कि हमारा पड़ोसी एक आदिवासी को आदमी नहीं समझता है। मेरी तकलीफ ये थी, इसलिए मैंने लिखना शुरू किया कि मैं बता सकूं कि भाई आप देखो, आपका तो मैं पड़ोसी हूँ, आप मेरी तकलीफें क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं देखते हैं, है ना। मेरा सवाल यही था, अभी भी यही है। तो मैं जो मुद्दा इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप नहीं देख पा रहे हैं मैं उसको दिखाऊं। तो एक लेखक होने के नाते मेरा जो फर्ज है, मेरा जो कर्तव्य है, मैं क्या बोला, विश्व मानव को या मानव कल्याण की बातों को एक बेहतर तरीके से। अच्छा, मेरे एक सवाल है, पर्सनल सवाल है। सैड सॉन्ग हो, उदास वाला, दिल टूटने वाला गाना हो, या दिल टूटने वाला शायरी हो, या मुशायरा कुछ इस तरह का हो जिसमें प्रेम और प्रेम के बीच के वियोग हो, तो प्रेम और प्रेम से वियोग वाले गानाएं या शायरी मुशायरे, ये इंसान को इतना जुड़ाव क्यों महसूस करवाते हैं? सर देखिए, जो प्रेम है ना, वो तो मनुष्य की एकदम सबसे ज़रूरी, जीने के लिए आप जरूरी भावना है। इसके बगैर कोई जी नहीं सकता है। तो इसीलिए आदमी को क्या करता है कि वो अगर कोई तकलीफ होती है उससे, और उसके बारे में अगर कुछ लिखता है, तो वो आदमी को ज़्यादा अपील करता है ना। तो क्योंकि हर आदमी में, है ना, चाहे हमारे लोकगीत हों, चाहे नागपुरी के, चाहे हिंदी हमारे कुड़ुक के, चाहे हो, चाहे संताली के, चाहे खड़िया के, तो वहाँ भी इस तरह के गीत सब हैं, बहुत सारे हैं। वो अपील करते हैं, लोग गाते हैं, है ना। तो ऐसा है। और साहित्य इंसान को मजबूत बनाता है या कमजोर या संवेदनशील? मुझे तो लगता है कि हमेशा उसे मजबूत बनाता है। कमजोर बनाने का तो सवाल ही नहीं है ना। क्या मुख्य धारा का साहित्य समाज के कुछ खास विशेष लोगों के लिए आवाज है? जी, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मुख्य धारा जिसको कहते हैं, वो मुख्य धारा इसीलिए लिखा गया कि जो एक प्रबुद्ध वर्ग रहा, उसने जो साइड में जो रहे, उन लोगों की बातों को उसने नहीं देखा और वो कहा। तो इसीलिए आजकल जैसे हम लोग हैं, आज महिला, दलित या आदिवासी की बात इसीलिए की जा रही है कि उसके मुख्य धारा में जो है बात नहीं की जाती थी या कम की जाती थी। तो लोगों ने जब पढ़ लिख गए, उन लोगों को लगा कि भाई हम उपेक्षित हैं, हमारी बात नहीं की जा रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो वैसे लोगों ने लिखना शुरू किया। दलित, आदिवासी और ट्राइबल साहित्य ने भारतीय सोच और विचार को कैसे झकझोरा है? सर ऐसा है कि मैं कहूँगा कि ये दलित आदिवासी जो मुद्दे हैं ना, उससे जुड़ के मैं बार बार कहूँगा कि जो साहित्य है ज़्यादा उसका लोकतांत्रिकरण हुआ, ज़्यादा मानवीय हुआ, ज़्यादा संवेदनशील हुआ, और जो कहूँगा कि जो समाज की जो अनदेखी सच्चाइयाँ थी या अनदेखी तकलीफ़ें थी या अनदेखे मुद्दे विषय थे, उनको देखने के लिए सक्षम बनाया। इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह के साहित्य के आने से क्या है कि देश और समाज और साहित्य मजबूत हुआ है। और इसमें जितने इस तरह के अलग अलग लेखक, अलग अलग अनुभव, अलग अलग दृष्टिकोण जितने आएंगे, वो जितने इस चीज़ में समाहित होंगे, साहित्य में आएंगे, हम और उतना मनुष्य के रूप में, एक नागरिक के रूप में हम उतने ही एक मनुष्य मजबूत होते जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। महिलाएं जो साहित्य लिखती है जी, वो भावनात्मक रूप से लिखती है, ऐसा एक परसेप्शन होता है। आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा नहीं है। भावनात्मक ऐसा ठीक है, वो लोग ऐसा मानते हैं कि वो लोग भावुक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी बहुत अच्छी रचनाएं दे रही हैं, और मैं बोलूँगा कि वो जीवन के यथार्थ से, या कहिए कि वो कुछ ऐसे विषयों पर उन्होंने लिखा है कि कई बार वो पुरुष उस तरह की रचनाएं लिखने में सक्षम नहीं होते, वैसी रचनाएं उन्होंने दी है। तो महिलाएं कम नहीं है ना। और वो भावना जो है समाज का एक वो भी क्या बोले कि एक अंग है। हाँ, एक अंग है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि वो चूँकि वो परिवार को पालन पोषण करने की जिम्मेवारी रहती है, बिल्कुल। तो साहित्य में भी
वो दृष्टि देखते हैं कि वो घर में देखते हैं कि जैसे ससुर की तकलीफ क्या है, पिता की तकलीफ क्या है, बेटों की तकलीफ, पति का, ये हर चीज़ पर उनकी नज़र रहती है। तो इस तरह का जो दृष्टिकोण है उनको, महिलाओं को अपने साहित्य को विविधतापूर्ण बनाने और अलग अलग मुद्दों को देखने के लिए संवेदनशील और दृष्टि संपन्न बनाता है। इसलिए वो कई बार बहुत मजबूती से लिखती हुई नजर आती हैं मुझे। तो 10 साल के बाद भारतीय साहित्य का क्या प्रारूप देखते हैं? सर मुझे तो बहुत उज्जवल नज़र आता है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 सालों में क्या है कि साहित्य का स्वरूप बदलेगा। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि उपन्यासों में कुछ नई चीज़ें आएंगे, नए प्रयोग आएंगे, नए परिवेश के लेखक आएंगे। जैसे कि अभी आदिवासियों का बहुत सारा उपन्यास आना बाकी है, उनके आत्मकथात्मक संस्करण अभी बाकी है। तो मुझे लगता है कि अभी कविताओं के बाद वो कहानी और उपन्यासों के क्षेत्र में आएंगे, आ रहे हैं अभी कई सारे। जैसे इवन देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ना, अरुणाचल के, वो लोग हिंदी में लिख रहे हैं, है ना। तो जुराम यालाम, जमुना बेनी, मोरजुम लोई, ऐसे लोग हैं। और उसके पहले जो वहाँ की मातृभाषा में लिख रहे हैं, जैसे यशे दौरजी थैंगची है, मामंग दाई है जो अंग्रेजी में लिखते हैं। तो इन सब का हिंदी में आने से क्या हुआ कि एक पाठक वर्ग है या नए पाठक वर्ग, उनके में भविष्य में उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होगा और वो नई तरह की चीज़ें लिखने के लिए मुझे सक्षम दिख रहे हैं। तो अगला 5-10 साल है, हमें मुझे बहुत अच्छे उपन्यास, कहानी वगैरह आएंगे, और वो जो उनका अनुभव जो होगा आपको समाज को समृद्ध करने में एक नया नज़रिया दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में नए युवा जो साहित्य लिखने बैठेंगे, क्या बोले कि AI ज़्यादा दिख रहा होगा rather than अनुभव। हाँ, देखिए अगर AI का सहारा लेंगे तो ठीक है, वो AI आपको बहुत सारी सुविधाएं दे सकता है, लेकिन आप उस पर आश्रित रहेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। आपको अपने विवेक से, अपनी सोच से, अपनी कल्पना शक्ति से, दृष्टिकोण से AI ने जो प्रस्तुत किया, जो मुद्दे या जो कुछ हुआ, उसमें आपको सुधार करके आप बेहतर लिखेंगे। वो आपके लिए एक सहयोगी उपकरण के रूप में देखिए और उसी पर निर्भर नहीं रहिए। अगर उसी पर निर्भर रहेंगे तो फिर वो आपको कंट्रोल करने लगेगा, आपको नियंत्रित करने लगेगा। तो ये खतरा तो यहाँ पर है। तो एक लेखक होने के नाते आपको इस पर सचेत रहना चाहिए। आज का युवा साहित्य से दूर भागा है थोड़ा। हाँ। किसकी जिम्मेवारी है उसको फिर से जोड़ने के लिए? सर हम जैसे लेखकों की जिम्मेवारी है और हम लोग जोड़ रहे हैं क्योंकि अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आदिवासी लोग पढ़ते नहीं थे, अभी कविताएं खोज करके, मुझसे मांग करके, फोन करके अगर मांग रहे हैं तो ये मेरे लिए नया अनुभव है ना। मैं भी मांगूंगा बात। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब आपने बुलाया है ना, तो ये भी एक मेरे लिए नया अनुभव है कि आप इस तरह के सवाल पूछे, इस तरह के सवाल और इस तरह की बातें पहले किसी ने नहीं पूछा था। तो वो ये भी एक शुभ संकेत है संवाद को बनाए रखने का, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अचानक से मैं नोटिस किया हूँ कि पुस्तक मेला, लिटरेचरी फेस्ट, साहित्य समारोह ये बढ़ गया अपने समाज में, बढ़ गया। हाँ, अचानक से मैं महसूस कर रहा हूँ। नहीं क्या सच है? निश्चय ही बढ़ा है। जैसे अभी मैं परसों ही मैं बनारस लिट फेस्ट आया था, उसके पहले मुझे जयपुर से भी, अभी कोलकाता में लिट फेस्ट था, नालंदा में था, पटना में था, जयपुर में था। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो जैसे बहुत सारे पुस्तक के आयोजन हो रहे, मैं आपको नॉर्थ ईस्ट में था, कलकत्ता में मैं पुस्तक मेला और बहुत सारा आयोजन देखा, उड़ीसा में भी रहा, है ना। तो एक चीज मैंने देखा है कि जो हिंदी प्रदेशों में के मुकाबले जो अहिंदी प्रदेश हैं वो अपनी भाषा, साहित्य और अपने लेखक के प्रति ज़्यादा जागरूक और संवेदनशील है। वो अपने लेखक की बहुत इज्जत करते हैं। कहाँ गैप है? जैसे मैं असम का बात दोहरा रहा हूँ। गैप क्या है, मैं ये पूछा हूँ पहले। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा हिंदी लेखक कहीं पर चूक रहा है, वो अपने जनता से या जनता की संवेदना से, हाँ, ऑडियंस से कहीं पर कनेक्ट करने में जुड़ नहीं पा रहा है, ऐसा एहसास होता है। क्योंकि नहीं तो अगर मान लीजिए उड़िया का लेखक है
वो अपने से जुड़ जाता है उसको सुनने के लिए। असम में मैंने देखा कि जैसे एक पता चला कि फलाना लेखक आ रहा है, तो आप विश्वास नहीं कीजिए, मैं देखा जो गुवाहाटी में गया तो देखा हूँ कि वो हॉल खचाखच होकर आने के 15 मिनट पहले भरा हुआ है, सीट रखने की आपको खड़ा होकर सुनना पड़ रहा है। तो और इतनी नहीं, सिर्फ वहाँ नहीं है, मैंने उसके जो छोटे शहर हैं ना, वहाँ तेजपुर चले जाइए या इधर डेफू वगैरह है, तो छोटे छोटे शहर है, और वहाँ जो क्षेत्रीय भाषाएं कार्बी हैं, तो वहाँ क्या हुआ कि जो आदिवासी भाषाएं हैं वहाँ छठी अनुसूची के रहने के कारण जो स्वायत्त जिला रहा, तो वहाँ क्या हुआ कि संस्कृति और भाषा के विकास के लिए उनके पास एक अलग फंड रखने की सुविधा रही। इसलिए क्या हुआ कि वहाँ की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के साहित्य भी बढ़ा। उस तरह से हमारा जैसे कि उरांव हो, मुंडा विकसित नहीं हो पाया, जबकि वहाँ कार्बी हुआ, बोडो हुआ, इवन जो आपके मेघालय में है खासी हुआ, गारो हुआ, ये सब की रचनाएं सब काफ़ी लिखी जा रही हैं और पढ़ी जा रही हैं। बल्कि खासी में तो वहाँ पर 4 अखबार निकलते हैं दैनिक। हमारे यहाँ संताली या उरांव मुंडा में कितने अखबार निकलते हैं या पत्रिकाएं निकलती हैं, तो एक कारण वो भी है। लेकिन इस बार संथाल में मुख्यमंत्री साहब संथाली में भाषण दे रहे थे। हाँ, तो होती है। अब बोलेगा कि जो हमारे रघुनाथ मुर्मू जी, जब उनकी जो जन्म समारोह वहाँ मनाया गया, राष्ट्रीय महोदया वहाँ आई थी और उन्होंने संताली में गाना गाया, संताली में करंट डे में। तो ठीक है, ऐसा हो रहा है, अब लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं या इस तरह की जो चीज़ें जितनी अधिक आएगी और आदिवासी या गैर आदिवासी उन चीज़ों को दृश्य माध्यम दूसरे माध्यमों में जितना देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, तो जो दूरी अब तक बनी हुई थी वो कमतर होती जाएगी। आज की युवा पीढ़ी कुमार विश्वास के साथ जुड़ाव महसूस करती है। सर देखिए क्या है ना, कि कुछ चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, कुछ चीज़ों को सुनने में अच्छा लगता है, तो ऐसी पॉपुलर या लोकप्रिय चीज़ें हो जाती हैं तो लोग सुनते हैं। लेकिन उसी युवा वर्ग में बहुत लोग ऐसे हैं जो गंभीर चीज़ें पढ़ रहे हैं, अच्छा चीज़ें पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ें। कुमार विश्वास को आप गंभीर श्रेणी में नहीं रखते? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कुमार विश्वास किस श्रेणी के कवि या साहित्यकार हैं? नहीं तो जो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं तो मैं ठीक है, उनके अपने महत्व हैं, तो लेकिन जो गंभीर साहित्य है ना, उसकी गंभीरता भी बनी रहनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी की कहानी साहित्य बन जाए तो ट्रेजेडी होगा या रिवॉल्यूशन? अरे सर, अब ये तो अब परिणाम बताएगा उस समय की ट्रेजेडी हो गई या रेवोल्यूशन, वो तो आने वाली परिस्थिति में रहेगा कि लोग क्या समझते हैं, उस पर निर्भर करेंगे। आप अपने आप को कैसा साहित्यकार मानते हैं? सर मैं तो शुरू ही बोला कि मैं साहित्यकार या विद्वान नहीं हूँ, आपने परिचय ऐसा दिया, लेकिन आप लोगों से भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं साहित्यकार या विद्वान नहीं हूँ। मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ और पढ़ने लिखने की रुचि रखता हूँ, और आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, जो तकलीफ़ें हो रही हैं, तो उसको समझने की कोशिश करता हूँ। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर मुझे कुछ समस्याएं जानने की इच्छा हुई तो वो कोई भी व्यक्ति हो, आदिवासी हुआ, गैर आदिवासी, मैं उसके दरवाज़ा गया और नॉक किया और उससे वो सवाल पूछा। तो मैं ऐसा हूँ। बहुत शानदार। दोस्तों, बात कर रहे थे आज के मेहमान श्री महादेव टोप्पो जी के साथ, जो खुद को एक एक्सीडेंटल साहित्यकार मानते हैं। हालांकि हमारा समाज उनको एक साहित्यकार मानता है, एक जागरूक, एक विद्वान और एक बैंक रिटायर्ड साहित्यकार, जो समाज को जगाने का, समाज को फ्रंट से लीड करने का, जीवन शैली को बेहतर बनाने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट बाकी पॉडकास्ट की ही तरह आपको पसंद आया होगा। आप अपना प्यार,
कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और महादेव टोप्पो जी के साथ अगर आपका कोई सवाल हो तो हम ज़रूर बेसब्री से आपके सवाल का कमेंट में इंतजार कर रहे होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और हम इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज के मेहमान को शुक्रिया करते हैं। जो आप लोगों को जोहार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद फिर सभी को जोहार, और आपका जीवन सफल हो, आप दुनिया में बहुत सारी तरक्की करें, अपने माँ बाप का नाम का और देश का नाम रोशन करें, यही मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ सभी दर्शकों के लिए। जोहार। जोहार, धन्यवाद।